देखिए किस तरीके से ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया। ये देखिए मेरा ये मानना है कि आप बिना वृक्ष या पेड़ों के सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। जिसका मतलब है कि आपके पास सीजनल क्रॉप्स तो हैं ही, जिसमें धान लेते हैं आप, गेहूं लेते हैं आप, दालें लेते हैं, मसाले लेते हैं, लेकिन साथ में आपके फार्म पे पेड़ भी होने चाहिए जो सालों साल चले। चाहे वो टीक प्लांटेशन हो, चाहे वो फलों के हों, फूलों के हों, सजावटी हो, कोई भी हो, लेकिन आपके पास ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरी इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में, बायोडाइवर्सिटी लाने में, और काफ़ी चीज़ें आपकी ये सॉल्व कर देते हैं। मेरे यहाँ करीब 500 से 700 पेड़ लगे हुए हैं चारों तरफ सीजनल क्रॉप्स के अलावा, जिसमें फलों के हैं 38 वैरायटी के फल के प्लांट्स हैं मेरे पास, और गुलमोहर जैसे कुछ छायेदार और फूलदार पेड़ भी हैं, बरगद भी है, पीपल भी है, नीम भी है, और ये मेरे काम को बहुत आसान बना देते हैं। और इसमें सबसे बड़ी आसानी होती है कि जो इनसे पत्ते वगैरह झड़ते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मेरा बैम्बू प्लांटेशन जो मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, इसमें ये सारा ब्राउन गोल्ड है, और यही है जो मैं अपने खेत में वापस डालता हूँ। यही है कार्बन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण से जो शक्ति इन्होंने बनाई है इन पत्तों में, ये सूखने के बाद अगर ज़मीन में चली जाए तो इससे अच्छा खाना आप ज़मीन को नहीं दे सकते। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हम सीधा आटा नहीं खाते हैं, उसकी रोटी पका के खाते हैं, तो कच्चा ये भी नहीं धरती लेगी, तो इसको हमें पकाना है, इसको सड़ाना है, गलाना है, इसका कॉम्पोस्ट बनाना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बहुत आसानी से मैं इन सब चीज़ों को कॉम्पोस्ट बना के, खाद बना के वापस खेत में डालता हूँ। और इसको बनाने में आपको बहुत सारा श्रम नहीं करना है, बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं लाने हैं, आपको बहुत ही कम चीज़ें चाहिए जो आपके खेत पर ऑलरेडी होंगी, जिनमें से ये पत्ते हैं सूखे हुए, कुछ आप वीड्स या खरपतवार वाले पौधे हरे रंग के जो भी आपके यहाँ उगते हैं वो काट के साइड में रख लीजिए, क्योंकि हमें हरा भी चाहिए उसमें, ब्राउन के साथ साथ पानी चाहिए, थोड़ा सा गोबर चाहिए, थोड़ी सी ईंटें चाहिए टूटी फूटी सी, और टूटे फूटे से लकड़ी या बांस के हमारे को टुकड़े चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। 1 से 1.5 महीने में, मैक्सिमम 2 महीने में आपकी खाद बन जाती है। 1 से 2 महीना मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी जब हम सेटअप करते हैं तो उसमें डिकम्पोजिशन या सड़ने की प्रक्रिया बहुत जल्दी हो जाती है, अगर सब कुछ आपने रेशो में किया हुआ है, सब कुछ ढंग से किया हुआ है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो थोड़ा सा देर लग जाएगी, लेकिन 2 महीने में आपकी खाद एकदम से तैयार है और आप वापस इसको ज़मीन में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से पहले आप ईंट बिछा लीजिए नीचे। एक ईंट करीब 9 इंच की होती है और हमने 6 ईंट लगाई हैं ये एक जगह, और इसको स्क्वायर का शेप दे दिया है। चारों जो इसके साइड्स हैं वो इक्वल हैं, और करीब ये 4.5 फीट का एक तरफ से हो गया है। और इसके ऊपर अब हम लकड़ी लगा देंगे, कोई भी बांस की हो, टुकड़े कोई भी पड़े हो आपके पास वो लगा दीजिए। आइडिया ये है कि ये ज़मीन से उठा होना चाहिए नीचे से, जिससे नीचे से भी हवा आर पार हो। जितना एरोबिक कंडीशन होगी उतना आपका कंपोस्ट अच्छा बनेगा। तो हम उसी तरीके से इसको थोड़ा सा बस ऊपर रख रहे हैं, और इसके ऊपर फिर हम कंपोस्ट पाइल बनाना शुरू कर देंगे। इस तरीके से हमने एक बांस का स्ट्रक्चर इसमें लगा दिया है, जिससे नीचे इसको थोड़ा बेस मिल जाए चीज़ें जब हम पहली लेयर बनाएंगे। और कोशिश करेंगे पहली लेयर हम ऐसे पत्तों की बनाए जो थोड़े बड़े हों, जिससे कि मतलब वो नीचे ना गिरें। हमारे पास केले के पेड़ हैं काफ़ी, और उसमें से पत्ते झड़ते रहते हैं, तो हम सबसे पहले इन्हीं की लेयर बनाएंगे इसको यूज़ करके। ये देखिए हमारा ये नीचे का पहले लेयर का एक बेस तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद कोई भी ब्राउन पत्तियाँ, चाहे वो बैम्बू की हो, चाहे शीशम की हो, वो सब हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो जब ये करीब 4 फुट चौड़ा, 4 फुट लंबा और करीब 4 फुट ऊंचा ही हो जाएगा, जो कम से कम होना चाहिए, आप 4.5 फीट का भी बना सकते हैं, 5 फीट का भी बना सकते हैं। उसके बाद हम हर लेयर में जब हम गोबर का घोल डालेंगे, उसके ऊपर पानी भी डालेंगे, इसको पूरा मॉइस्ट करेंगे, ऊपर से नीचे तक गीला करेंगे। उतना ही पानी डालेंगे जो ऊपर से नीचे तक गीला हो जाए। तो हर सतह के बाद जो पहले एक हरा डालना है, फिर आपको ब्राउन डालना है, उसके ऊपर गोबर का लेप डालना है, उसके ऊपर पानी डालना है। ऐसे लेयर बनाते रहेंगे जब तक ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर ना हो जाए।
अब जबकि हमने ये करीब 4-4.5 फीट का ऊंचा भी बना दिया है, तो ये इक्वल हो गया है 4-4.5 फीट लंबा, 4-4.5 फीट चौड़ा और करीब उतना ही ऊंचा। अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन ओपन में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप से या बेमौसम बारिश से इसकी प्रॉपर्टीज़ धुल के इधर उधर बिखर सकती हैं। हम इसको कवर कर देंगे किसी पन्नी से, कोई भी फटी पुरानी पन्नी हो जो इसको कवर कर सके। वो भी कवर ऐसे करेंगे कि एरिएशन तब भी होता रहे। इससे क्या होगा कि दिन में, अब जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है, तो दिन में जो हमने पानी अच्छी तरीके से इसको मॉइस्ट करा हुआ है, अभी वो पानी इवेपोरेट होके वो उड़ेगा नहीं, वो सतह पे चिपक जाएगा पन्नी की। और जब शाम को मौसम ठंडा होगा रात को, तो वो वापस उसमें पाइल में चला जाएगा, कंपोस्ट में। तो पानी जो है उड़ेगा नहीं, और जो मॉइस्चर होगा वो ख़त्म नहीं होगा, और सीधी धूप और बारिश से ये बचा रहेगा। करीब 20 दिन या 25 दिन बाद हम इसको खोलेंगे, खोल के देखेंगे तो ये अंदर से पूरा डिकम्पोजिशन हो चुका होगा स्टार्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैयार हो चुके होंगे, फंजाई बैक्टीरिया, और वो काम करना उन्होंने शुरू कर दिया होगा। इसके बाद हमें इसको थोड़ा सा अलटना पलटना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की लेयर नहीं सड़ी गई होगी, इतनी अच्छी डिकम्पोज नहीं होगी। उसको हम अंदर कर देंगे, अंदर की चीज़ बाहर कर देंगे। यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि आपने देखा हमने हरा भी डाला और ब्राउन भी डाला। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि किसी भी खाद को बनाने में, कंपोस्ट बनाने के लिए हमें C/N रेशो चाहिए, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो। जो ब्राउन होता है, जो सूखे पत्ते उसमें कार्बन होता है, और जो हरे होते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है। आइडियली ये कहा जाता है कि C/N रेशो करीब 20 से 1% होना चाहिए, लेकिन हम एज अ किसान उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमें काम को बिल्कुल सिंपल रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम जितनी मोटी लेयर ब्राउन की बनाएंगे या सूखे पत्ते की बनाएंगे, उतनी मोटी लेयर ही हम हरे की बनाएंगे। पहली बात ये। दूसरी बात कि हमें ये हमेशा से इंश्योर करना है कि ये भी जो भी पाइल बना रहे हैं, जो भी हम ये पूरा का पूरा एक कंपोस्ट का एक पूरा टीला बनाते हैं, इसमें एरिएशन हमेशा होते रहे, एरोबिक कंडीशन रहे। जिसका मतलब है कि अगर हवा का संचार नहीं होगा तो आपका सड़ तो जाएगा वो खाद, लेकिन वो सड़ी हुई चीज़ ही होगी, कोई बदबूदार। उसमें पैथोजन होंगे, वो आपके पौधों के लिए हानिकारक है। कई लोग क्या करते हैं, गड्ढा खोद के उसके अंदर दबा देते हैं, बोलते हैं जल्दी सड़ जाएगा और फिर निकाल लो। बिल्कुल ना करें। अगर हवा नहीं है, अगर एयर का प्रेजेंस नहीं है आपके पाइल में, तो वो एकदम बेकार कंपोस्ट है। एरिएशन जितना उतना बेटर। लास्ट, अगर आपको ये चेक करना है कि आपने जो पाइल बनाई है वो बढ़िया बनी है और डिकम्पोजिशन अच्छा हो रहा है, उसको चेक करने के लिए आप 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अंदर हाथ डाल के देखिए बीच में, और अगर आपको हीट अंदर जनरेट होती हुई महसूस हो तो इसका मतलब एकदम परफेक्ट जा रहा है। अगर वो अंदर से ठंडा है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो हमने मॉइस्चर ढंग से नहीं किया या लेयरिंग ढंग से नहीं करी। अगर आप हाथ नहीं डालना चाहते तो आप डंडी डाल के 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और डंडी को जब बाहर निकालेंगे और टिप को हाथ लगाएंगे तो वो हल्की सी गर्म होगी। इसके बाद आपके मन में शायद ये सवाल भी आ सकता है कि हमने वीड्स या खरपतवार हरे डाले हैं इसमें, तो उसके साथ बीज भी गए हैं, वो बीज खाद के रूप में वापस मेरे खेत में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हीट जनरेट होती है करीब 45, 50, 55 डिग्री तक। तो उसमें वो सारे के सारे जो वीड्स होते हैं, उसके बीज होते हैं, डेड हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे जो बनेगा एक बहुत ही खुशबूदार, बेहतरीन, पावरफुल खाद बनेगा, और कुछ नहीं बनेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कितनी आसानी से हमने इतना अच्छा कंपोस्ट तैयार कर लिया है, और ये फार्म पे, अपने खेत पे ही सारी अवेलेबल चीज़ों से हमने बनाया है। अक्सर हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, व्यर्थ जाने देते हैं, या तो जला देते हैं कुछ किसान भाई, या इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, जबकि ये एनर्जी का बहुत बड़ा रिसोर्स है, कार्बन का भंडार है। और ये कार्बन अगर हम ज़मीन के अंदर डाल दें तो हमारी मृदा को तो स्वस्थ करता ही है, जो कार्बन एमिशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको भी कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पे ज़्यादा जाते हैं। उनको अच्छा लगता है बायो प्रोडक्ट्स खरीद के डालने में, उनको अच्छा लगता है कि अगर गुड़ में शक्कर मिला के, गोबर मिला के,
और बेसन वगैरह मिला के अगर 10-15 चीज़ें मिला दी जाएं और उसको अच्छा सा नाम दे दिया जाए तभी वो काम करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, जो आसानी से बन जाए, हमें उसमें अपना टाइम लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा, फिर से बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाना चाहिए वैल्यू ऐड पे, प्रोसेसिंग में और मार्केटिंग में। अगर हम सारा टाइम इन्हीं सारी चीज़ों में डाल देंगे तो हम अपने उत्पादन का मूल्य नहीं ले पाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया। कोई सवाल आपके मन में है, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।